स्वागत है सर्वोदय क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं वीके शर्मा। और विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। और आज हम विद्यार्थियों पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 4, जो लिखा हुआ है बोर्ड पे। नीति निर्देशक तत्व है जो आर्टिकल 36 से 51 तक उल्लेखित किए गए संविधान में। और नीति निर्देशक तत्वों की हम पहले बात करना चाहते हैं। ये किस देश से प्रेरित हैं? जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, नीति निर्देशक तत्व लिए गए विद्यार्थियों आयरलैंड से। मैंने एक दिन आयरलैंड की राजधानी पूछी थी आपसे, सर्च तो की नहीं होगी आप लोगों ने, कोई बात नहीं। आयरलैंड की राजधानी है विद्यार्थियों डबलिन। और याद रखेंगे, आयरलैंड से ही भारत में प्रभावित हुआ था एक आंदोलन, और इस आंदोलन का नाम था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए दो मुख्य भारत के व्यक्तित्व हैं। पहले थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरी व्यक्तित्व थी एनी बिसेंट। एनी बिसेंट भारत की प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष चुनी गई थी 1917 में। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट का नाम जुड़ता है होम रूल आंदोलन से। और होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी विद्यार्थियों, वो आयरलैंड से मानी जाती है। वहीं से प्रभावित होकर भारत में यह आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य था कांग्रेस की जो संस्थाएं हैं उन्हें फिर से जीवित करना, उन्हें हर गांव तक, हर मोहल्ले तक उन्हें पहुंचाना, ताकि लोगों में एक जागृति को पैदा किया जाए। ये कांग्रेस से ही रिलेटेड है, ये कोई अलग से आंदोलन नहीं था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आज हमारे संविधान के भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों को। तो पहले मैं दो परिभाषाएं बता देता हूं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। दो वक्तव्य जो कहे गए हैं महान व्यक्तियों के द्वारा। इनमें पहला कहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। बी.आर. अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला बताया था। अनोखी विशेषता। जबकि एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है के.टी. शाह। के.टी. शाह ने इन्हें कहा एक ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक पर निर्भर करता है। अर्थात बैंक चाहे तो उस चेक का भुगतान दे, या फिर बैंक ना चाहे तो ना दे। तो ऐसा ही एक जुड़ा हुआ वक्तव्य और आता है विद्यार्थियों, चेक जैसे जुड़ा हुआ। वो है, आपको याद हो तो 1942 का क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक। तो याद रखिए, वो महात्मा गांधी ने जो बात कही थी वो कही थी आपके क्रिप्स मिशन के लिए। और ये जो के.टी. शाह चेक बता रहे हैं वो बता रहे हैं नीति निर्देशक तत्वों को। तो दोनों को अंतर करके चलेंगे। अब हम आते हैं विद्यार्थियों, अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सारे अनुच्छेद हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व के, जिसमें देखो सबसे पहला हमें लिख रहा हूं विद्यार्थियों अनुच्छेद 36। और हर एक अनुच्छेद को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उसे अपनी भाषा में नहीं समझते हैं, तब तक वो हमारे दिमाग में रुकेगी नहीं। केवल रटने से चीजें समझ में नहीं आती है विद्यार्थियों, क्योंकि रटोगे कितना रटोगे, बहुत सारा मैटर है। तुम रटो मत, उसे समझने की कोशिश करो, समझा हुआ ज्यादा याद रहेगा। तो अनुच्छेद 36 में आती है राज्य की परिभाषा। तो याद कीजिए, इससे पहले भी राज्य को परिभाषित किया गया था अनुच्छेद 12 में, और फिर इसे दोबारा जो राज्य को परिभाषित किया गया है सेकेंड टाइम, वो आर्टिकल 36 में किया गया है। 12-36 अर्थात 36 कहता है राज्य क्या होगा। अगर आपको राज्य की परिभाषा से याद रखनी है, समझनी है, तो इससे पहले वाला वीडियो देखिए, मूल अधिकार का पहला पार्ट, उसमें अनुच्छेद 12 को बताया गया है। इससे आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 37 कहता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक जो तत्व है विद्यार्थियों, ये वाद योग्य नहीं है। वाद यानी केस, मुकदमा। अर्थात आप इन्हें किसी भी न्यायालय में
किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कर सकते हैं। नीति निदेशक तत्वों को लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो बताइए, ऐसा एक मुद्दा और भी था जिसे आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, वो है देश की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को भी किसी कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही नीति निदेशक तत्वों को भी किसी कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें यही बात और लिखी है कि नीति निदेशक तत्व वादियों के नहीं है, फिर भी जो राज्य है उसके लिए ये एक सलाह के रूप में काम करेंगे। इसे समझ लीजिए। मूल अधिकार नागरिकों को जीने, शिक्षा पाने, अपनी बात को रखने, शोषण से बचने, बहुत सारे अधिकार प्रदान करते हैं। मूल अधिकार वो गरिमामय जीवन बिताने के लिए आपको दिए गए हैं। लेकिन नीति निदेशक तत्व आम नागरिकों के लिए नहीं है, वो सरकारों के लिए एक सलाह है। और याद रखिए, सलाह कभी बाध्यकारी नहीं होती है। अगर मैं सलाह बोल रहा हूं तो बाध्यकारी नहीं है, अगर मैं आदेश बोल रहा हूं तो बाध्यकारी है। इसलिए याद रखिए, नीति निदेशक तत्व सरकारों को दी गई एक सलाह है, जिसमें नीतिगत सलाह दी गई कि सरकारों को किस तरह से अपनी जनता के लिए कौन कौन से काम करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे देश के संविधान में उल्लेखित नीति निदेशक तत्वों को केंद्र की सरकारों ने और राज्य की सरकारों ने टाइम टू टाइम लागू करने का एक अच्छा प्रयास किया है। ठीक है। अनुच्छेद 37, आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते नीति निदेशक तत्वों को लेकर। इसके बाद आता है विद्यार्थियों अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 कहता है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए, अर्थात आम जन का कल्याण करने वाला राज्य हो। राज्य का अर्थ है यहां पर सरकार। ठीक है। राज्य का अर्थ यहां कोई स्टेट नहीं है। आप जब भी राज्य शब्द पढ़ो तो समझ लीजिए कि वो मूल रूप से एक सरकार को इंगित कर रहा है, एक ऐसी शक्ति को इंगित कर रहा है जो शासन चलाता है। तो राज्य क्या करेगा? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करेगा, आम जन को इसकी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 के बाद अनुच्छेद 39 आता है। अनुच्छेद 39, इसमें पहले अनुच्छेद 39 की दो मुख्य बातें मैं आपको बता दूं। यह कहता है कि सभी लोगों को रोजगार की व्यवस्था की जाए, चाहे महिला हो या पुरुष हो। सरकार ऐसा कार्य करे कि हर आदमी को रोजगार मिले। इसी अनुच्छेद 39 में कहा गया है स्त्री और पुरुष दोनों को समान काम के लिए, समान कार्य के लिए समान ही मजदूरी प्राप्त हो। यानी कि संविधान महिला पुरुष में भेद नहीं करता है। अगर महिला जिस पोस्ट पे काम करेगी उसी पोस्ट पे अगर पुरुष काम कर रहा है तो दोनों को मिलने वाला वेतन इक्वल होगा। और मैं आपको बताऊं, सरकारी नौकरियों में या सरकार के द्वारा जो भी टेंडर छोड़े जाते हैं, योजनाएं लाई जाती है, उनमें महिला पुरुष में कोई भेद नहीं किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बात 39 में कही गई। अब अनुच्छेद 39 के 3 पॉइंट और आते हैं। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39B, अनुच्छेद 39C। इन 3 को और याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39 कहता है विद्यार्थियों, निःशुल्क विधिक सहायता, अर्थात जैसा हमने कल परसों मौलिक अधिकारों में बात की थी, अगर किसी व्यक्ति के पास फीस चुकाने के लिए नहीं है वकील की, तो ऐसी कंडीशन में राज्य यानी कि सरकार ऐसे व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगी, अर्थात एक वकील प्रोवाइड करवाएगी जिसके माध्यम से वो अपनी बात को कोर्ट में रख सके। अनुच्छेद 39B कहता है कि जो सार्वजनिक धन है, अर्थात जो भौतिक संसाधन होते हैं किसी राज्य के, इन संसाधनों का कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया जाए, कुछ इस तरह से नियंत्रण किया जाए कि इसका लाभ हर व्यक्ति को मिले और ये लोगों के लिए सर्वोत्तम हित का साधन बन जाए। चाहे सरकार की जितनी भी संपत्ति है, चाहे उसमें नदियां हैं, पहाड़ हैं, जमीनें हैं, वन हैं, सभी जो सार्वजनिक संपत्ति है, भौतिक संसाधन जो सरकार के हैं,
उनका लाभ हर व्यक्ति को मिले और हर व्यक्ति का उसमें हित हो, ऐसी व्यवस्था की गई अनुच्छेद 39B में। अनुच्छेद 39C में कहा गया है विद्यार्थियों कि धन का अहितकारी संकेंद्रण रोका जाए। इसको देखो अपनी भाषा में समझाऊं मैं आपको, संकेंद्रण रोका जाए, ये तो लैंग्वेज है, लेकिन इसको मैं समझाऊं आपको ये कि हमारे भारत की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। हमारे भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक वर्ग ऐसा है जिसके पास बहुत है, इतना है कि उन्हें भी नहीं पता कि उनके पास कितना है। एक वर्ग ऐसा है जिसके पास कुछ भी नहीं है। यानी कि कहने के लिए मैं ये कह दूं कि मेरे भारत में एक भारत नहीं, दो भारत रहते हैं। एक भारत वो है जिसे मैं इंडिया कह दूं, एक भारत वो है जिसे मैं भारत कह दूं। मतलब इंडिया वो है जहां एक ग्रेड के लोग रहते हैं, अनाप शनाप पैसा रखते हैं, एक ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। एक तरफ वो भारत, दूसरा एक भारत है जहां एक आदमी को रोजगार पाने के लिए भी लंबा संघर्ष करना पड़ता है, यहां तक कि वो अपनी बेसिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता है। जैसे अभी हाल ही में कोरोना लागू हुआ। कोरोना लागू क्या हुआ? कोरोना ने लॉकडाउन लागू किया। इसने भारत की एक अलग तस्वीर पेश की दुनिया के सामने। इसने दुनिया को यह बताया कि भारत मजदूरों का देश है। हजारों लाखों मजदूर सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है। ये इसलिए हो रहा है देश में क्योंकि हमारे देश की ये जो व्यवस्था है ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। क्योंकि जिन लोगों के पास ऑलरेडी धन था वो धन वहीं जमा हो रहा है, उसका समान वितरण, समाजवादी व्यवस्था वहां पर लागू नहीं कर पाए हम, और यही कारण है देश की गरीबी का। तो अनुच्छेद 39C धन के अहितकारी संकेंद्रण को रोकना चाहता है, एक ही जगह जमा हो ऐसा ना हो। इसके बाद आता है विद्यार्थियों अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में आता है विद्यार्थीगण कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा। पंचायतों का गठन करेगा और पंचायतों का गठन करके स्वायत्त शासित जो संस्थाएं हैं उन्हें मजबूत करेगा। अनुच्छेद 40 में ये केवल एक नीति निर्देशक तत्व है, और नीति निर्देशक तत्वों की एक विशेषता आप और याद रखिए, इसमें जितनी भी बातें लिखी गई है उन्हें लागू करना या ना करना उस राज्य की, केंद्र की सरकार पर डिपेंड करता है। अगर सरकार के पास संसाधन होंगे तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये याद रखेंगे कि अनुच्छेद 40 में लिखा गया पंचायती राज, इसी वजह से संविधान लागू होने के तुरंत बाद लागू नहीं हो पाया था देश में, उसे लागू होने में लंबा टाइम लगा था। 1959 में आप सबको पता होगा अपने नागौर से इसकी शुरुआत होती है, बाद में 73वां संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की सिफारिश करता है नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 41 कहता है भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा और रोजगार इनके अवसर दिए जाएं। सरकार ऐसा काम करे कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, और साथ में अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है, बुढ़ापा आ गया है, असहाय है, कोई व्यक्ति विकलांग है, विकलांग को आजकल दिव्यांग कहा जाने लगा है, और ऐसी कंडीशन में बीमारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी या फिर विकलांग, ऐसी स्थिति में सरकार को इन्हें लोक सहायता देने की व्यवस्था करनी चाहिए। लोक सहायता को आप सीधा सीधा समझ लो विद्यार्थीगण, पेंशन। यानी इन लोगों को सरकार की तरफ से हेल्प की जाए, उसमें चाहे पेंशन आ जाए, चाहे उन लोगों का इलाज करवाने की व्यवस्था की जाए, चाहे उन लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं, अनाज दिया जाए या अन्य बहुत सारी सुविधाएं सरकार जो प्रदान करती है, खासकर बीपीएल जिन लोगों को। तो आप नोट कीजिएगा कि मेरा जहां तक मानना है अनुच्छेद 41 को सरकार काफी हद तक लागू करने का प्रयास कर रही है। देखिए बीमारी की बात करें हम तो अपने राजस्थान में पहले भामाशाह योजना चलती थी,
ये इसका एक एग्जाम्पल है कि गरीब लोगों का 3-3 लाख रुपए तक का इलाज हो रहा था। वो आर्टिकल 41 की व्यवस्था को हम समझ सकते हैं। इसी तरह से बुढ़ापे में जो पेंशन दी जा रही है, 60 वर्ष से ऊपर वाले सभी नागरिकों को राजस्थान में पेंशन मिलती है और 75 साल से ऊपर वालों को और ज्यादा पेंशन मिलती है। विकलांग लोगों को पेंशन मिल रही है। अभी हाल ही में बेरोजगारी भत्ता चालू किया गया राजस्थान में, राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ये सारी व्यवस्थाएं आर्टिकल 41 का हिस्सा है। इसके आगे हम ले रहे विद्यार्थियों अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 कहता है काम की मानवोचित दशाओं का विकास करे, यानी कि ऐसी दशाओं का विकास करे जहां मानव अपना काम कर सके। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जहां भी काम व्यक्ति कर रहा होता है वो कुछ इस तरह से व्यवस्थाएं की जाए कि एक मानव के अनुकूल पर्यावरण वहां हो, उसे वहां कोई परेशानी ना हो जब वो कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है। और इसी के अलावा साथ साथ में लिखा गया है प्रसूति सहायता, महिलाओं की डिलीवरी में सरकार भूमिका निभाए, एक संस्थागत प्रसव करवाए। और मेरा जहां तक मानना है ये इसके ऊपर हमारी राज्य सरकार, खासकर राजस्थान और अन्य सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है। अपने राजस्थान में आप सबको पता होना चाहिए 104 एम्बुलेंस, जिसे जननी सुरक्षा एक्सप्रेस कहते हैं, ये महिलाओं के लिए निःशुल्क होती है ताकि उन्हें संस्थागत अर्थात किसी हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाई जाए। इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, उनके स्वास्थ्य को सुधारना। इससे पहले भी, डिलीवरी होने से पहले भी बहुत सारे टीकाकरण किए जाते हैं, उसके बाद भी बहुत सारी देखरेख की जाती है, वो सरकार की तरफ से निःशुल्क होती है। ये आर्टिकल 42 का हिस्सा है। अनुच्छेद 43 कहता है एक ऐसी मजदूरी, निर्वाह मजदूरी, मतलब सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि एक आदमी की जितनी बेसिक जरूरत होती है उसे पूरा करने के लिए जितने पैसों की जरूरत हो, कम से कम उतनी मजदूरी तो उस व्यक्ति को मिले। तो निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन, एक अच्छा वाला जीवन जीने जितना वो कमा सके, ऐसी व्यवस्था आर्टिकल 43 करता है। साथ ही आर्टिकल 43A में आता है विद्यार्थियों कर्मकार, अर्थात जो मजदूर हैं इनकी उद्योगों में भूमिका होनी चाहिए। जिन उद्योगों में वो काम करते हैं वहां उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए। ये निश्चित करता है आर्टिकल 43A। इसी में शामिल करते हुए आर्टिकल 43B को, जो कहता है सहकारी समितियों की स्थापना। ये काफी अच्छा सवाल है। सहकारी समितियों की स्थापना वाला जो टॉपिक है ये 97वां संशोधन द्वारा शामिल किया गया था विद्यार्थियों 2013 में 97वां संशोधन 2013 के द्वारा यह शामिल किया गया। सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी, इसे आर्टिकल 43B में रखा गया है। इससे आगे चलेंगे हम अनुच्छेद 44 की ओर। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये अनुच्छेद 44। इसमें लिखा गया है राज्य एक समान नागरिक संहिता लागू करेगा। बहुत सारे विद्यार्थी इसे पढ़ते तो आए हैं लेकिन कभी उन्होंने इस पर गौर नहीं किया कि ये क्या चीज है। तो मैं इसे कम समय में समझाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको कम समय में ही समझा देता हूं। विद्यार्थियों, हमारे देश में 2 प्रकार की संहिता यानी कोड लागू है। एक को हम दंड संहिता कहते हैं जिसे अंग्रेजी में इंडियन पेनल कोड कहा जाता है, भारतीय दंड संहिता। एक होता है सिविल कोड, ये नागरिकों पर लागू होता है, ये अपराधियों पर लागू होता है। अब देखो इसको हम समझते हैं। इंडियन पेनल कोड पूरे भारत में एक जैसा है। अगर कोई व्यक्ति कैसा भी अपराध करेगा, चाहे वो राजस्थान का नागरिक कर रहा हो यानी कि राजस्थान का व्यक्ति कर रहा हो या फिर केरल का कर रहा हो, कश्मीर का कर रहा हो चाहे असम का कर रहा हो, महिला कर रही हो चाहे पुरुष कर रहा हो, सभी पर इक्वल कानून लागू होता इंडियन पेनल कोड में। लेकिन सिविल कोड अलग अलग है और सिविल कोड को भारत में धर्म के आधार पर डिवाइड किया गया है, हिंदू, मुस्लिम, इनके आधार पर। जैसे हिंदुओं में उत्तराधिकार, विवाह, तलाक,
इन सब के कानून अलग हैं। मुसलमानों में विवाह, तलाक, इन सब के कानून अलग हैं। इसीलिए अनुच्छेद 44 की सिविल कोड को लागू करने के उद्देश्य से ही केंद्र सरकार ने 3 तलाक को समाप्त किया है, उसे एक कानूनी अपराध बनाया गया है। क्योंकि हिंदुओं में 3 तलाक नहीं होता, मुसलमानों में होता है। उनमें 3 तलाक कहते ही तलाक हो जाना वैध माना जाता था, जबकि हिंदुओं में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, दोनों में अलग अलग व्यवस्थाएं थी। तो ये याद रखिए कि सिविल कोड में आप मूल रूप से तो शामिल कर सकते हैं, एक तो विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, वसीयत, ये सब चीजें सिविल कोड का हिस्सा है जो धर्म के आधार पर अलग अलग हैं। इस सबको इक्वल करने की बात कहता है अनुच्छेद 44 की राज्य इनको इक्वल करके रखेगा, धर्मों के आधार पर डिवाइड नहीं करेगा। अनुच्छेद 44 के बाद अनुच्छेद 45 रख देते हैं। अनुच्छेद 45 ये कहता है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का, फिर वही वापस आ रहा है, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे राज्य ऐसे बच्चों को कम से कम प्राथमिक स्तर की शिक्षा तो प्रदान जरूर करेगा। इसी तरह से अनुच्छेद 46 कहता है विद्यार्थियों, समाज के एससी, एसटी और कोई भी पिछड़ा वर्ग जो पिछड़ा हुआ है, ऐसे लोगों के आर्थिक और शैक्षणिक अर्थात एजुकेशनल हितों की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अर्थात राज्य ऐसा कार्य करेगा जिससे एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग लोगों को अर्थ में यानी कि रोजगार पाने में और शिक्षा पाने में हेल्प हो जाए और वो लोग भी अन्य लोगों की तरह आगे बढ़ सके। ये आर्टिकल 46 कहता है। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार के माध्यम से लोक स्वास्थ्य सुधारना, लोक स्वास्थ्य सुधारना। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। पोषाहार, सरकार को यह कहा गया है कि वो ऐसी व्यवस्था करे जिससे कोई व्यक्ति एक न्यूनतम कैलोरी रोज प्राप्त कर पाए, ना केवल भोजन की कैलोरी प्राप्त कर पाए। इसी अनुच्छेद 47 में आपको एक चीज और बता देता हूं विद्यार्थियों, अगर कोई राज्य पूर्ण शराबबंदी करता है तो वो भी आर्टिकल 47 का हिस्सा होगा, क्योंकि सरकार को यहां जिम्मेदारी दी गई है लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने की। अब स्वास्थ्य सुधारने के 2 पॉइंट हैं, एक तो अच्छा भोजन उपलब्ध करवाए, स्वच्छ जल उपलब्ध करवाए, अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाए, और दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि वो नशे से बचाए। अब अगर कोई राज्य पूर्ण शराबबंदी करता है, गुटखा बंद करता है, तो वो भी स्वास्थ्य सुधारने की ओर एक कदम माना जाएगा। लेकिन हो उल्टा रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ अर्थव्यवस्था नीचे चली गई और अर्थव्यवस्था को उबारने की जिम्मेदारी मिली है शराबियों को। वो कह रहे हैं हम देश की अर्थव्यवस्था सुधार रहे हैं, जैसा आप लोग रोज टीवी में देख रहे हैं। तो पूर्ण शराबबंदी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जुमला हो जाएगा, हमेशा मान के चलते हैं। तो अनुच्छेद 47 में पोषाहार से स्वास्थ्य सुधारने की बात कहेगी, और अनुच्छेद 48 कहता है विद्यार्थीगण कृषि और पशुपालन इन दोनों को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करे। कौन करेगा? राज्य। कौन करेगा? राज्य। वैज्ञानिक ढंग से संगठित करे और साथ ही साथ जो दुधारू पशु हैं उनके वध पर रोक लगाए, चाहे वो गाय है, भैंस है या बकरी है, कोई भी वैसा जीव जो दूध देता हो, ऐसे जीवों को मारने से बचाने की बात भी करता है आर्टिकल 48। ये कृषि और पशुपालन से जुड़ा हुआ है 48 आर्टिकल। 48A ये बचाता है पर्यावरण। ये कह रहा है पर्यावरण को अवश्य रूप से संरक्षित किया जाए। पर्यावरण संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 48A। तो मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ देता हूं। जो विद्यार्थी पूरा वीडियो देखेगा उसमें आपको पता चलेगा, 3, 4, 5 सवाल मैं दूंगा ताकि आप लोगों ने सर्च करो और कुछ नया सीखने को मिले।
हमारे भारत में एक संस्था है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो आप लोगों को आज ये पता करना है इस संस्था की स्थापना कब हुई और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। NGT यानी हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो 48A आ जाता है अपना पर्यावरण संरक्षण करता है। इसके आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 49 आता है और अनुच्छेद 49 कहता है ऐतिहासिक महत्व की जो धरोहर है, जो स्थान है, जो वस्तुएं हैं, इन सब का राज्य अनिवार्य रूप से संरक्षण करेगा। ऐतिहासिक महत्व का अर्थ है चाहे वो किले हैं, चाहे वो किसी महापुरुष की सामग्री है, वस्तुएं हैं, गांधी जी का चश्मा है, ऐसी कोई भी वस्तु, इन वस्तुओं को राज्य अनिवार्य रूप से संरक्षण करेगा, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 49 में। इसके आगे लिखूं मैं आर्टिकल 50, ये है हमारा अनुच्छेद 50, जो कहता है, काफी इंपोर्टेंट है, मैं स्टार दे देता हूं इसको, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाए। लिख तो लिया, समझ कुछ नहीं आया। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाए। पृथक का अर्थ होता है अलग किया जाए। तो पहले आप इतना सा समझ लीजिए विद्यार्थियों, हमारे देश में सरकार के 3 अंग हैं। पहला अंग होता है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का अर्थ है संसद और विधानमंडल, जिनको हम चुनते हैं, MLA और MP को। इन्हीं चुने हुए सदस्यों से ही कार्यपालिका का गठन होता है, अर्थात केंद्र में PM, राज्य में CM। PM अपनी मंत्रिमंडल का या मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा और CM भी अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन न्यायपालिका, ये दोनों जुड़े हुए हैं लेकिन न्यायपालिका इनसे कोई संबंध नहीं रखता है। अर्थात न्यायाधीश ना तो किसी MP के द्वारा बनते हैं, ना किसी MLA के द्वारा बनते हैं। उनकी एक अलग योग्यता होती है और वो एक योग्यता के आधार पर ही बनते हैं। ऐसा नहीं कि एक अनपढ़ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, तो क्या अनपढ़ व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है? नहीं बन सकता। तो न्यायपालिका को यहां कार्यपालिका से पृथक किया गया है। इसका सीधा अर्थ है कि न्यायपालिका में यहां से नियुक्तियां नहीं होगी और साथ ही कार्यपालिका जो है, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इन्हें न्याय का अधिकार नहीं दिया जाए। न्याय करने का काम न्यायपालिका ही कर सकती है। इससे आगे चलूं तो आता है विद्यार्थियों अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है, इसमें आप सीधा सीधा याद रखो, विदेशी संबंधों की बात कही गई है। विदेशी संबंध, भारत के विदेशों के साथ संबंध कैसे होने चाहिए? सबसे पहले मित्रवत और समानता के, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार हो। दूसरा, इसी के अंतर्गत रखा गया कि अंतरराष्ट्रीय जो संधियां हैं, अंतरराष्ट्रीय जितनी भी संधियां की जाती है, इन संधियों को भारत मानेगा, ऐसी सिफारिश की गई है। याद रखिए, जरूरी नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय संधि अगर भारत के प्रतिकूल हो तो भारत उसे माने, लेकिन फिर भी अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत माने, ऐसा इसमें कहा गया है। एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करें और अगर कोई अंतरराष्ट्रीय, अगर कोई विवाद हो, देश का कोई भी अंतरराष्ट्रीय विवाद हो, तो भारत उसे सुलझाने के लिए किसी दूसरे देश की मध्यस्थता से बड़ी शांतिपूर्वक उसे सुलझाएगा, ऐसी मांग की गई थी अनुच्छेद 51 में। लेकिन जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू से विवाद रहा है, कई मध्यस्थ आने के प्रयास करते हैं, लेकिन भारत उन्हें मना करता है। वो कहता है हमारा अंदरूनी मामला है। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा भी होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं वो शांतिपूर्वक नहीं सुलझाए जा सकते हैं,
तो फिर वहां तो आपको पता है, भय बिना प्रीति नहीं होती है, अर्थात फिर तो हमारी सेना को ही अपना बल दिखाना पड़ता है। तो ये हमारे विद्यार्थियों अनुच्छेद 51 तक आते हैं, नीति निर्देशक तत्व है। और अब मैं आपको छोटा सा अंतर और करके बता देता हूं इन्हीं के साथ में। देखो, इससे पहले पढ़े हमने मूल अधिकार, एक तरफ हमने पढ़ ली नीति निर्देशक तत्व है। तो इन दोनों के बीच के अंतर को थोड़ा सा मैं समझा दूं तो सबसे पहले देखिए, मूल अधिकार लिए गए विद्यार्थियों यूएसए से और नीति निर्देशक तत्व लिए गए आयरलैंड से। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है और नीति निर्देशक संविधान के भाग 4 में है। मूल अधिकारों को हम कोर्ट ले जा सकते हैं, अर्थात ये न्यायपालिका में वाद योग्य है। अर्थात मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ तो मैं कोर्ट जा सकता हूं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। तीसरा अंतर। चौथा, मूल अधिकारों की जो प्रवृत्ति है वो नकारात्मक है, क्योंकि ध्यान दीजिए, जहां पर भी हमारा अधिकार होगा वहां सामने वाला बाध्य होगा। मुझे अधिकार है तो अगला बाध्य है, और जहां बाध्यता होगी वहां नकारात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा। ठीक है। और जहां सलाह दी जाएगी वहां हमेशा विचारधारा सकारात्मक होगी। इसका अर्थ है नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रवृत्ति हुई वो सकारात्मक और मूल अधिकारों की प्रवृत्ति हुई नकारात्मक। इसके बाद हम बात करते हैं तो मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि हमने इनमें पढ़ा नीति निर्देशक तत्वों में, तो इनमें ज्यादातर जो मुद्दे हैं वो अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था से ही जुड़े हुए हैं। तो अगर हम देखें तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में मुख्य रूप से इतने अंतर पाएंगे। उम्मीद है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इस मैटर को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। कल हम कुछ नया और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।